हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मित्रों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्राचीन इतिहास में पाषाण काल से लेकर मौर्योत्तर काल तक की श्रृंखला के बारे में बताया था। यदि इसको आपको पुनः देखना है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता के बाद हमने महाजनपद काल, बुद्ध काल के बारे में जानकारी ली थी, फिर मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के बारे में जानकारी ली थी। मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल में अशोक के समय में भारतीय व्यवस्था का व्यापक उद्भव हुआ था, अर्थात भारतीय साम्राज्य का विकास एक चरम स्तर पर पहुंच चुका था। किंतु उसके पश्चात आप देखेंगे कि अशोक के जितने उत्तराधिकारी हुए हैं उनकी गलतियों के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो चुका था। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत जो एक अखंड भारत के रूप में स्थापित हुआ था, वह पुनः छोटे छोटे देशी राज्यों में विभक्त हो चुका था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भारत में 3 मुख्य वंश आए थे देशी स्थान पर, जिसमें हमने शुंग, कर्ण और सातवाहन की बात की थी। वहीं विदेशों से हम लोग देखेंगे पार्थियंस आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। तो यहाँ पर मौर्योत्तर काल में अगर देखा जाए तो मूल रूप से भारत जो है 3 भागों में विभक्त हो चुका था, जहां पश्चिम में नाग शक्तियों का वर्चस्व था और दक्षिण में वाकाटक आ चुके थे, वहीं अब पूर्व में गुप्तों की बारी थी। अब ये गुप्त कौन थे, सबसे पहले उनको समझना जरूरी है। उसके पश्चात हम जानेंगे गुप्त साम्राज्य, गुप्तोत्तर, फिर पूर्व मध्यकाल। इस तरह से हम प्राचीन इतिहास का मैंने अभी तक जो आपको वर्णन दिया है एक ब्रीफ था, जो क्या करेगा कि आपके माइंड को सेट करेगा कि प्राचीन इतिहास का कालक्रम कैसा है, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो मित्रों, मैंने जैसा आपको बताया था कि मौर्योत्तर काल में लगातार देशी राज्यों का उद्भव हुआ था और विदेशी आक्रमण हो रहे थे। उसी दौरान यहाँ पर हम देखें कुषाण आए थे, जिसका प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। इन कुषाणों ने अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या किया कि इन क्षेत्रों में अपने सामंतों की स्थापना करना प्रारंभ कर दिया। सामंत क्या होते हैं? सामंत वो होते हैं जो राजा या राजकुमार के बिहाफ पर राज्य का संचालन करे या क्षेत्र का संचालन करे। तो जो गुप्त थे, ये गुप्त मूल रूप से कुषाणों के सामंत थे। क्या थे ये? गुप्त कुषाणों के सामंत थे, कुषाणों के सामंत थे। अब जब लगातार कुषाणों की शक्तियां कम होने लगी और देशी राज्य लगातार धीरे धीरे टूटने लगे थे, उस समय वापस से गुप्त साम्राज्य का उद्भव होना प्रारंभ हो चुका था और ऐसा माना जाता है इसका उद्भव 319 ईस्वी में हुआ था। अब आप समझिएगा, पहली बार संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित किसने किया था? मौर्य साम्राज्य के रूप में। ठीक है, अब पुनः गुप्त इस भारत को फिर से एक नवीन भारत के रूप में स्थापित करेंगे। और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है कि सर आप हमको बता रहे हो ये सच्चाई क्या है? तो इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है, खास करके वायु पुराण और विष्णु पुराण। इसके अतिरिक्त हमें देवी चंद्र गुप्तम, जो कि विशाखादत्त के द्वारा रचित पुस्तक है, उसमें भी गुप्तों की जानकारी मिलती है। गुप्त जो थे वो कुषाणों के सामंत थे। इसके पश्चात हमें कालिदास की विभिन्न कृतियां, आप सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में कालिदास से प्रमुख थे और इनकी विभिन्न कृतियों से भी हमें गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। कुछ अभिलेख जैसे मंसूर अभिलेख, समुद्रगुप्त के स्तंभ अभिलेख, इनसे जानकारी मिलती है गुप्तों का साम्राज्य कितना बड़ा था। अब यहाँ आप देखेंगे श्रीगुप्त के बारे में। तो जो मैंने आपको बताया कि गुप्त साम्राज्य में जो कुषाण थे, उन कुषाणों के सामंत हुए थे। उन कुषाणों के सामंत ने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ कि संस्थापक श्रीगुप्त थे, तो और वास्तविक संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे। तो वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में क्या अंतर हो जाता है? तो जो श्रीगुप्त थे ये सामंत थे। क्या थे ये? सामंत थे। किसके सामंत थे? ये सामंत थे गुप्त के। अब चूंकि ये सामंत के रूप में कार्यभार संभाल रहे थे, तो साम्राज्य इनका स्वयं का ना होकर किसका साम्राज्य था? वो कुषाणों का साम्राज्य था। और कुषाणों के साम्राज्य में सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे। और जब इस सामंत के रूप में कार्य कर रहे थे, स्वाभाविक सी बात है इनका खुद का राज्य नहीं था। और जब इनका खुद का राज्य नहीं था तो ये वास्तविक संस्थापक कैसे हो सकते थे? किंतु इन्होंने गुप्त की स्थापना की थी एक सामंत के रूप में। दैट्स व्हाई श्रीगुप्त को संस्थापक माना जाता है। किंतु वास्तविक गुप्त साम्राज्य जो किसी के अधीन नहीं था, पूर्णतः स्वतंत्र था, और पूर्णतः स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम माने जाते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में जब हम विस्तार से जानते हैं तो उनकी विभिन्न नीतियां रही थी। खास करके इनकी विभिन्न नीतियां, इनकी नीतियों से हम जान पाएंगे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया। इन्होंने साम्राज्य के विस्तारीकरण में मुख्य रूप से वैवाहिक संबंधों पर बल दिया था। आप जानते हैं कि लिच्छवी के राजकुमार से इनका विवाह होना, और इसके पश्चात इसके जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे गुप्त साम्राज्य को, वो थे समुद्रगुप्त।
समुद्रगुप्त जो थे इन्होंने अपने विजय अभियानों के माध्यम से गुप्त साम्राज्य को सुदृढ़ साम्राज्य में परिवर्तित कर दिया था और इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जिस प्रकार यूरोप में नेपोलियन ने अपनी साम्राज्यवादी नीति या युद्ध नीति से अपना विस्तार किया था, वही नीति समुद्रगुप्त की थी। हालांकि ये कहना गलत है, भारत का नेपोलियन ये कह सकते हैं कि यूरोप का समुद्रगुप्त नेपोलियन था। क्यों? क्योंकि समुद्रगुप्त पहला आते हैं, नेपोलियन बाद में आता है। बहरहाल हम इधर आते हैं तो समुद्रगुप्त ने उत्तरी भारत और दक्षिण भारत के लगभग 12 राजाओं को पराजित किया और पराजित करके एक अखंड भारत के रूप में आप देखेंगे इसका विस्तार किया था। खास करके दक्षिण भारत तक पहुंच चुके समुद्रगुप्त और प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से हमें इनके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। ठीक है, समुद्रगुप्त ने किन किन राजाओं को हराया था, इनके विजय अभियान के तरीके क्या थे और किन आधार पर इन्होंने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण किया, ये हम जब मूल रूप से समुद्रगुप्त को पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके पश्चात आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान विद्वान शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों से सज्जित था। उन कालिदास थे, वराहमिहिर थे, शंकु थे, घटकरपर थे। तो इन 9 रत्नों से चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दरबार था वो सज्जित था और इसी के माध्यम से आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने भी एक रणनीति के माध्यम से अपने साम्राज्य की सुरक्षा की। तो जहां चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण कर रहे थे, वहीं समुद्रगुप्त जो थे युद्ध के माध्यम से और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विदेश नीति के माध्यम से। अब इनके पश्चात आप देखते हैं कि गुप्त काल में भानुगुप्त आएंगे, कुमारगुप्त आएंगे, एक रामगुप्त भी रहे हैं। ठीक है, तो कुमारगुप्त और भानुगुप्त के पश्चात जो भी इनके उत्तराधिकारी हुए वो अच्छे सफल शासक नहीं हो सके और जहां जहां भी आप देखेंगे कि सफल शासकों का अभाव हुआ या अयोग्य शासक आए तब तब किसी भी साम्राज्य का पतन सुनिश्चित था। और जिस प्रकार हमने मौर्य काल में देखा कि अशोक के उत्तराधिकारी के अयोग्यता ने मौर्य काल का पतन किया, उसी प्रकार गुप्त साम्राज्य का भी पतन उसके उत्तराधिकारियों की अयोग्यता से हो जाता है। पर गुप्त काल जब हम पढ़ेंगे, गुप्त साम्राज्य जब हम लोग पढ़ेंगे जिसने लगभग 200 वर्ष शासन किया, ये मूल रूप से अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और तकनीकी व्यवस्थाओं के लिए जाना जाता है और इनकी यही व्यवस्था, गुप्त काल की यही व्यवस्था इसको स्वर्ण काल के रूप में प्रसिद्ध करती है। दोस्तों कई बार आता है और पीएससी मेंस में एक बार प्रश्न भी आ चुका है कि गुप्त काल या गुप्त साम्राज्य तकनीकी का काल था, कैसे समझाइए, या गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा क्यों दी जाती बताइए। तो हमें इसकी संपूर्ण जानकारी जब हम गुप्त साम्राज्य को व्यवस्थित रूप से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अब गुप्तों के पतन ने क्या किया, गुप्तों के पतन ने गुप्तोत्तर काल को जन्म दे दिया था। अब किसे गुप्तोत्तर काल, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी किसी एक साम्राज्य, मुख्य साम्राज्य का है, मुख्य काल का पतन होता है तो उसके पश्चात का काल उसका उत्तरोत्तर काल कहलाता है। जैसे मौर्य के बाद मौर्योत्तर, उसी प्रकार गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल। क्योंकि यहाँ पर भी विदेशी आक्रमणों को होना स्वाभाविक था, किंतु यहाँ पर हम जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस समय की देशी मेजबानों की होती है। इस समय के जो देशी मेजबान थे उसमें मैत्रक वंश, तो यहाँ पर मैत्रक वंश आया था। सबसे पहली बात हम लोग देखेंगे, मैत्रक वंश जो था ये वल्लभी में था, अर्थात गुजरात वर्तमान में। ये मैत्रक वंश, औलिकर वंश ये मालवा में था, मोखरी वंश ये कन्नौज में था, गोंड राज्य बंगाल में था। और आप देखेंगे कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में अर्थात नर्मदा की घाटी तक ये क्षेत्र जो था ये था पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। और इस वंश का सबसे महान प्रतापी राजा कौन था, आप सभी जानते हैं, हर्षवर्धन। ठीक है ना, और इसी के समय वर्धन वंश, तो वर्धन वंश जो था इसके महान प्रतापी राजा हुए थे हर्षवर्धन। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये देशी, हालांकि सिर्फ इतने नहीं है, कई देशी राज्य थे, किंतु हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि गुजरात में आ जाते हैं, यहाँ पर वल्लभी आ जाते हैं, यहाँ पर औलिकर आ जाते हैं, यहाँ पर मोखरी आ जाते हैं, यहाँ पर गोंड आ जाते हैं और यहाँ पे आपके पुष्यभूति और वर्धन वंश। वहीं दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो यह चालुक्य, वाकाटक और सातवाहन और चोल राज्य जो है यहाँ पर आ जाएंगे। कहां पर, गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल जो है ये भी 200 वर्ष चला था, अर्थात इस समय कोई प्रभुत्व सत्ता सामने नहीं आ सकी जो संपूर्ण भारत को एक अखंड भारत के रूप में स्थापित कर सके। अब गुप्तोत्तर काल के बाद का काल पूर्व मध्यकाल था, यह संक्रमण काल था जो कि मध्यकाल के पहले का काल माना जाता है। मध्यकाल और गुप्तोत्तर काल के बीच का काल कहा जाता है पूर्व मध्यकाल।
ये लगभग 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, अब पूर्व मध्यकाल को जानने से पहले हम समझते हैं प्राचीन दक्षिण भारत का इतिहास। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने देखा कि उत्तर भारत में मौर्योत्तर काल में शुंग कर्ण आए थे। इसके अलावा नागशक्ति गुप्त भी आ चुके हैं, है ना। और वहीं दक्षिण भारत में मौर्योत्तर काल में मूल रूप से 3 महावंशों का नाम लिया जाता है, चोल, चेर और पांड्य। ये 3 महत्वपूर्ण वंश थे कब? मौर्योत्तर काल में, दक्षिण भारत में, है ना। यहाँ पर हम विभिन्न शासकों के नाम जानते हैं, जैसे इल्जिक चेन्नी का नाम पढ़ेंगे, लाल चेर का नाम आप पढ़ेंगे। इनके कुछ अपने अपने चिन्ह होते थे, जैसे धनुष हुआ, कार्य हुआ, कार्य एक मछली थी। तो ये चोल, चेर और पांड्य जो राज्य थे, ये मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण काल, इनको संगम काल के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं हम लोग? संगम काल। और यहीं पर संगम युग की शुरुआत भी मानी जाती है। बहरहाल इसके हम इधर देखते हैं गुप्तोत्तर काल में दक्षिण भारत कैसा था। तो गुप्तोत्तर काल में आप देखेंगे वाकाटक आ गए, चालुक्य आ गए, सातवाहन थे और चोल थे। तो चोल यहाँ पर भी थे, चोल यहाँ पर भी थे, किंतु चोलों का जो वास्तविक विस्तार हुआ था, चोल जो वास्तविक रूप में शक्ति के रूप में स्थापित हुए थे, गुप्तोत्तर काल में हुए थे, अर्थात 200 साल बाद। इन चोलों की जो सबसे बड़ी विशेषताएं रही थी, वो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? इनकी ग्रामीण विकास की शैली या ग्रामीण प्रशासन की शैली, है ना, जिसकी जानकारी हमें, इन चोलों की जानकारी हमें कहां से मिलती है? उत्तर मेरूर अभिलेख से, उत्तर मेरूर अभिलेख से मिलती है। ये चोल कालीन प्रशासन की जानकारी हमें यहां से मिलती है, और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो फिलहाल इनका सबका वर्णन करना अभी फिलहाल में संभव नहीं हो पाएगा। तो मित्रों, जब हम इन दक्षिण भारतीय इतिहास को साथ में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा कि इनका विकास कैसे होता, वाकाटकों का विकास कैसे, चालुक्यों का, चोल का, सातवाहन, पांड्यों का विकास कैसे हुआ था। तो हमने अभी तक देखा कि प्राचीन भारत के इतिहास में मौर्य आए, मौर्य के बाद मौर्योत्तर काल आया, और मौर्य और मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य आए। फिर गुप्त साम्राज्य आया, और गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आया। गुप्तोत्तर काल में मैत्रक, होलिकर और मोखरी और गोंड राज्य थे, और दक्षिण भारत में वाकाटक, चालुक्य, सातवाहन और चोल राज्य थे। अब मैं आपको बता रहा था कि गुप्तोत्तर काल और मध्यकाल के बीच की श्रृंखला को हम लोग बोलते हैं पूर्व मध्यकाल की श्रृंखला। इस पूर्व मध्यकाल का जो कालक्रम मैंने आपको बताया, लगभग 750 से 1000 ईस्वी के बीच में माना जाता है। अब जो पूर्व मध्यकाल है, इस पूर्व मध्यकाल को राजपूतों का काल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजपूतों काल, क्योंकि इस समय अब भारत में क्षत्रिय, खास करके राजपूतों का उद्भव होना बाकी था। और ये राजपूत, अब हम जो एक्चुअली में आप चीजों को समझिए, जब हम मध्यकाल में जाएंगे तो मध्यकाल में हम मूल रूप से राजपूतों और मुगलों का युद्ध देखेंगे, राजपूत और दिल्ली सल्तनत की व्याख्या को देखेंगे। तो राजपूतों का उदय कहां से हुआ था? तो राजपूतों का उदय यहां से हुआ था, पूर्व मध्यकाल से। स्वाभाविक सी बात थी कि अब भारत को एकजुट होने के लिए किन्हीं विशेष लोगों की आवश्यकता थी, और उन विशेष लोगों में कौन आने वाले थे? राजपूत आने वाले थे। ऐसा पृथ्वीराज रासो में मेंशन किया गया है। पृथ्वीराज रासो, जो कि किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। उसने कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से होती है। हालांकि किंवदंती है, ये सत्य नहीं कहा जा सकता, किंतु रचना में पृथ्वीराज रासो में कहा गया कि इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। टाड और स्मिथ, ये 2 दार्शनिक हुए हैं, विदेशी दार्शनिक, ये कहते हैं कि राजपूत भारत के लोग नहीं थे, ये विदेशों से आए थे। तो ऐसा प्रश्न कई बार यूपीएससी और पीएससी मेंस में बनने की संभावनाएं रहती है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में वर्णन कीजिए, खास करके स्टेट पीएससी में। हाल ही में स्टेट पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो सर क्या हम दोनों लिख के नंबर पाएंगे? जी नहीं, इसका विस्तार से वर्णन होगा। कई और इतिहासकार हैं जो इनकी उत्पत्ति को लेकर अपने अपने विचार अभिव्यक्त करते हैं, हम उनकी जानकारी लेंगे। पूर्व मध्यकाल में अब अलग अलग राजवंशों का उदय होगा, जिसमें आप लोग देखेंगे कि मालवा के परमार। अब जब हम मालवा के परमार की बात करते हैं, तो मालवा के परमार की हमें जानकारी कहां से मिलती है? प्रबोध चिंतामणि से मिल जाती है, खास करके जीवक चिंतामणि से मिल जाती है, और राजा भोज की विभिन्न कृतियों से मिल जाती है। तो भोज परमार, मालवा के परमार, जिनकी राजधानी धार होती है।
है ना, ये कब आएंगे? पूर्व मध्यकाल में। स्टेट पीएससी में राजा भोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम जेजाग भुक्ति के चंदेल, ये कहां पर है? वर्तमान खजुराहो। आप लोग जानते हैं खजुराहो में चंदेल चौहर चंदेल वंश, ये जेजाग भुक्ति जिसको खजुराहो को नाम से जाना जाता है, ये कब आए थे? ये भी पूर्व मध्यकाल में 750 से 1000 ईस्वी। तो दोस्तों ध्यान देने वाले, रटिएगा मत किसी चीज को, इसीलिए मैंने अभी तक आपको प्राचीन इतिहास में एक क्रम समझाया। जब आप इन क्रम को पढ़ लेंगे और फिर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। त्रिपुरी के कलचुरी, ये भी आप स्टेट पीएससी एमपीएससी में देखते हैं, है ना। त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर में। फिर हम कन्नौज मेहडवाल, वर्तमान उत्तर प्रदेश में। शाकंभरी के चौहान और उत्पल वंश में, जो कश्मीर में था। इस उत्पल वंश में एक महान शासिका उत्पन्न हुई जिसका नाम था रानी दिद्दा। क्या नाम था उनका? रानी दिद्दा। और ये पहली महिला शासिका मानी जाती है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि पहली महिला शासिका कौन है, आप तुरंत दिल्ली सल्तनत पहुंच जाते हैं राजा सूद के पास, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली महिला शासिका हम उत्पल वंश में कश्मीर में रानी दिद्दा को मानते हैं। तो ये जो खास प्रमुख वंश है, ये हम कहां देखते हैं? पूर्व मध्यकाल में, चाहे मालवा के परमार हो, जेजाग भुक्ति के चंदेल हो, त्रिपुरी के कलचुरी हो। तो ये हम यहाँ पर देखेंगे। इसके पश्चात हम शुरू करते हैं मध्यकाल आ जाता है। अब इसी मध्यकाल में हम देखेंगे कि लगातार विदेशी आक्रमण, खास करके आप देखेंगे मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन तुगलक, इनके आक्रमण होंगे, है ना। इसके बाद अब तुर्की आक्रमण होंगे। उन तुर्की आक्रमण के बाद आप देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोदी वंश। उसके पश्चात आप देखेंगे कि मुगल काल प्रारंभ हो जाता है। तो ये यहां तक हम लोगों ने समझा। अब एक अगले प्रश्न की जो टेंडेंसी होती है वो यहां पर आती है। क्या आती है? कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्तमान संस्कृति व विदेश नीति पर प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है मित्रों, खास करके मेंस की एग्जामिनेशन का लेकर, कि प्राचीन भारतीय संस्कृति का वर्तमान संस्कृति और विदेश नीति पर क्या प्रभाव है। तो ये प्रश्न, आप इस प्रश्न का उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आपको प्राचीन इतिहास की संस्कृति के बारे में जानकारी होगी। सर अभी तक आपने संस्कृति के बारे में कुछ नहीं बताया, तो मित्रों यहाँ संस्कृति की जब बात करेंगे तो हम गुप्त काल से लेकर आएंगे, गुप्त काल, उसके बाद मौर्य काल, मौर्य काल के पहले का हम लोग चले वैदिक सभ्यता से लेकर आते हैं खास करके। तो मित्रों यहाँ पर प्राचीन भारतीय संस्कृति में उन समस्त तमाम संस्कृति की बात करेंगे जो, चाहे हम 16 संस्कार हो, चाहे मंदिर निर्माण शैली हो, चाहे मूर्तिकला शैली हो। मूर्तिकला शैली में आप देखेंगे मूल रूप से कहाँ की बात करते हैं? मूर्तिकला शैली में हड़प्पा सभ्यता से लेकर आते हैं, ठीक है ना। तो उन संस्कृति का वर्तमान संस्कृति पर क्या प्रभाव हुआ, तो इनको प्रभाव को जब हम लोग देखते हैं तो हम विदेशियों के आक्रमण भी देखेंगे। साथ ही साथ आप लोग देखते हैं कि अक्सर मोदी जी जब कहीं विदेश में जाते हैं तो वहां से कुछ मूर्ति उठा लाते हैं, या फिर अभी हाल ही में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में सांची में बोधि वृक्ष स्थापित किया गया है। सांची में उसकी 24/7 सुरक्षा की जा रही है, वृक्ष की, बोधि वृक्ष की। तो कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति से जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बोधि वृक्ष किसने लगाया? श्रीलंका के राष्ट्रपति के द्वारा लगाया गया था। तो मित्रों यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने एक छोटा सा सारांश फिर से देख लेते हैं। प्राचीन इतिहास में हम हड़प्पा सभ्यता से लेकर पूर्व मध्यकाल तक की चर्चा करते हैं, और पूर्व मध्यकाल में हम तमाम चीजों को जानेंगे। इसमें हम नागर शैली, मंदिर निर्माण की नागर शैली हो गई, द्राविड़ शैली हो गई, ये मूर्तिकला की विभिन्न गांधार शैली, मथुरा कला शैली, इसके अलावा हमारे संस्कार हो, 16 संस्कार हो गए, अनंत चतुष्टय हो गए, इन सबकी जानकारी लेते हुए चलेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे, इसकी शुरू से संग्रह जो प्रारंभ करेंगे, ये ना केवल मेंस के लिए वरन प्री और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि फैक्चुअल बातें भी आपको याद रहे और मेंस में भी आप बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सके। तो अब अभी के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में हम कुछ नया लेकर आते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।